बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जिस दिन से पाकिस्तान एयरफोर्स में J-10C शामिल हुआ उस दिन से काफ़ी सारे लोगों की जानिब से मुझे ये बात सुनने को मिली कि पाकिस्तान को J-10C लड़ाका हथियारों को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करना चाहिए। और उन लोगों के मुताबिक अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। पाकिस्तान इस लड़ाका हथियारों को मैन्युफैक्चर करेगा और दुनिया के दूसरे ममालिक को फ़रोख्त करेगा। और उसके अलावा जब यह हथियार मुकामी तौर पर मैन्युफैक्चर होगा तो इससे पाकिस्तान एयरफोर्स इसको बड़ी तादाद के अंदर हासिल कर सकेगी, जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स की ताकत के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। शायद आप लोगों के जहनों में भी J-10C से मुतल्लिक ऐसे सवालात हों, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद J-10C की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक जितने भी आपके जहनों के अंदर सवालात हैं उन तमाम का आपको जवाब मिल जाएगा और आपको यह बात समझने में आसानी हो जाएगी कि अगर J-10C लड़ाका हथियार पाकिस्तान में बनता है तो उसके पाकिस्तान को क्या फायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे। हम तमाम लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि J-10C लड़ाका हथियार 4.5 जनरेशन का एक बहुत जदीद लड़ाका हथियार है। बिलाशुबा ये लड़ाका हथियार कई मामलात के अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि JF-17 थंडर लड़ाका हथियार इस लड़ाका हथियार के मुकाबले में कुछ भी नहीं। J-10C JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से सिर्फ दो ही चीजों के अंदर आगे है, जिनमें पहली चीज है रेंज और दूसरी है पेलोड कैपेसिटी। अगर इन दो चीजों को साइड पे रखा जाए तो JF-17 और J-10C एक दूसरे के हम पल्ला हैं। अब J-10C की फैक्ट्री अगर हम पाकिस्तान के अंदर लगाते हैं और पाकिस्तान के अंदर J-10C की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है तो उसके अंदर कम से कम 5 से 6 साल लग जाएंगे, क्योंकि ये तो होने से रहा जो हमारे पास पहले से प्रोडक्शन लाइंस मौजूद हैं हम उसी के ऊपर J-10C की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दें, क्योंकि हर चीज को बनाने का तरीका दूसरे से मुख्तलिफ होता है और हर चीज की टेक्नोलॉजी दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इसलिए हमें इस लड़ाका हथियार की फैसिलिटी बनाने के लिए कम से कम 5 से 6 साल का अरसा दरकार होगा। उसके अलावा इस लड़ाका हथियार को बनाने के लिए हमारे इंजीनियर्स को चाइना से ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी और ये ट्रेनिंग भी काफी लंबे अरसे तक चलेगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के दौरान आपको एक लड़ाका हथियार उड़ाने का तरीका नहीं समझाया जाएगा, उसको बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। बनाने में और चलाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। चलाने में तो सिर्फ आपको इस लड़ाका हथियार के कंट्रोल से मुतालिक इंफॉर्मेशन फराहम की जाएगी और उसके मुतालिक आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा, लेकिन जब इसको बनाने की बात आएगी तो आपको इसके हर पुर्जे को बनाने के लिए महारत हासिल करना होगी। अगर इस तमाम टाइम पीरियड को हम देखें तो हमें यही देखने को मिलता है कि J-10C अगर हमने पाकिस्तान के अंदर बनाना है तो हमें कम से कम उसको बनाने के लिए 10 साल लग जाएंगे और 10 साल कोई थोड़ा सा अरसा नहीं होता। उसकी जगह पर अगर हम अपने JF-17 थंडर के ब्लॉक 4 के ऊपर ध्यान दें और उसके ऊपर हम जल्द से जल्द रिसर्च करें और उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें तो हमें 3 से 4 साल बाद हमें JF-17 थंडर का ब्लॉक 4 देखने को मिल सकता है, जो कि J-10C से कई मामलात के अंदर आगे होगा। उसके अलावा आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त दुनिया 6ठी नस्ल के लड़ाका हथियार बना रही है और पाकिस्तान इस वक्त 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार के ऊपर काम कर रहा है। और वहीं हमारे दुश्मन मुमालिक जिनमें इसराइल और इंडिया शामिल हैं, उनमें से इसराइल ऑलरेडी 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार को ऑपरेट कर रहा है और इसराइली पायलट 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियारों के ऊपर महारत रखते हैं और वहीं इंडिया बहुत तेजी के साथ अपने 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार के ऊपर काम कर रहा है। हाँ, अलबत्ता वो अलग बात है कि इंडिया का हर प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, लेकिन अगर इंडिया ने अपना 5वीं नस्ल का लड़ाका हथियार ना भी बनाया तो वो किसी और मुल्क से 5वीं नस्ल का लड़ाका हथियार खरीद लेगा। और अगर इंडिया के पास 5वीं नस्ल का लड़ाका हथियार आ गया और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसा कोई भी लड़ाका हथियार मौजूद ना हुआ तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें J-10C के प्रोजेक्ट को एक दफा साइड पे रखकर अपनी 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार के प्रोजेक्ट के ऊपर अपना सारा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन हम इस बात को भी नहीं भूल सकते कि 4थी नस्ल के लड़ाका हथियारों का भी आने वाली जंगों के अंदर बहुत बड़ा किरदार होने वाला है, क्योंकि 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार के वेपन बे के अंदर हम कोई ज्यादा एयर टू एयर मिसाइल्स या कोई और वेपन्स को कैरी नहीं कर सकते और अगर हमने उसके विंग्स के नीचे कोई वेपन लगाया तो वहां पर उसका स्टेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और जब एक 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार की पहचान ही उसकी स्टेल्थ है, हमने उसको ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो वो फिर 5वीं नस्ल का लड़ाका हथियार नहीं बचा। इसलिए हमें 4थी नस्ल के लड़ाका हथियारों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हमें फ्यूचर वारफेयर के अंदर 2 किस्म के लड़ाका हथियारों की जरूरत होगी,
जिनमें 5वीं नस्ल के लड़ाका हथियार भी शामिल होंगे और चौथी नस्ल के लड़ाका हथियार भी शामिल होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स को पीछे कर दें और चाइना से एक नए लड़ाका हथियार की टेक्नोलॉजी हासिल करें और उसको बनाना शुरू कर दें, जबकि आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हम खुद से एक लड़ाका हथियार को बनाने के अंदर महारत रखते हैं और हम अपना लड़ाका हथियार बना भी रहे हैं और दुनिया को फरोख्त भी कर रहे हैं। हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें उसकी कैटेगरी को चेंज करके लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से निकालकर मीडियम कैटेगरी के अंदर ले जाना चाहिए। उसके अंदर पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन को इंस्टॉल करना चाहिए और उसके हार्ड पॉइंट्स को बढ़ाना चाहिए। और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर अगर हम सिर्फ 2 और हार्ड पॉइंट्स का इजाफा कर दें और उसके अंदर पावरफुल इंजन इंस्टॉल कर दें तो J-10C GF-17 थंडर के आगे खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि J-10C एक पुरानी टेक्नोलॉजी है। आप इस बात को माने या ना माने, उसके मुकाबले के अंदर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 ज्यादा जदीद है J-10C से। और ये बात जब आप पाकिस्तान एयरफोर्स से किसी ऑफिशियल या किसी पायलट से पूछेंगे, वो भी आपको यही कहता हुआ मिलेगा कि J-10C के मुकाबले के अंदर GF-17 थंडर ज्यादा पावरफुल भी है और ज्यादा टेक्निकली एडवांस भी है। उसके अलावा हमारी एयरफोर्स के अंदर बड़ी तादाद के अंदर GF-17 थंडर को इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे पायलट्स GF-17 थंडर के ऊपर महारत रखते हैं और हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी चौथी नस्ल के लड़ाका हथियारों की भरमार है। F-16 लड़ाका हथियार कम से कम अभी 10 साल और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर रहेंगे, अगर उनको अपग्रेड नहीं भी किया जाता फिर भी। उसके अलावा GF-17 थंडर के भी हमारे पास काफी सारे यूनिट्स मौजूद हैं और J-10C भी हमने चाइना से हासिल कर लिया है। हमारे पास इस वक्त जो लड़ाका हथियारों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। जब हमारी तमाम जरूरियात इस वक्त जो मौजूदा लड़ाका हथियार हैं वो पूरी कर रहे हैं और हमें हमारे दुश्मन के ऊपर गलबा हासिल है, तो हमें अपने माइंड से ऐसी बातों को निकाल देना चाहिए कि हम J-10C की टेक्नोलॉजी हासिल करें या J-11 की टेक्नोलॉजी हासिल करें। जैसे हमें पहले खुद पर यकीन था और हमने बड़े से बड़े माइलस्टोन्स को अचीव किया, उसी तरह हमें अब भी अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा और हमें अपनी चीज को बनाना पड़ेगा। क्योंकि चाइना चाहे हमारा जितना मर्जी अच्छा दोस्त है, फिर भी हम चाइना के मोहताज बने हुए हैं। इस वक्त हमें मोहताजी से बाहर निकलना पड़ेगा अगर हमने दुनिया के ऊपर गलबा हासिल करना है, वरना आप आज J-10C की टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं तो कल J-20 की टेक्नोलॉजी के पीछे भागेंगे और सारी जिंदगी आप यही काम करते रहेंगे। आपको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ेगा और बैसाखियों के सहारे के साथ दुनिया फतह नहीं होती, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। J-10C का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए एक सफेद हाथी बन जाएगा और इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें बजाय के फायदा हासिल हो, हमें इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि फायदा तो हमें तब इसका हासिल होगा जब हमने J-10C को बहुत बड़ी तादाद के अंदर अपनी एयरफोर्स के अंदर शामिल करना हो। हमें तो J-10C की ज्यादा जरूरत नहीं है, तकरीबन 40 से 50 J-10C लड़ाका हथियार हमारी तमाम जरूरियात को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास GF-17 थंडर मौजूद है और भी काफी सारे लड़ाका हथियार मौजूद हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपके साथ पहले शेयर की है। तो जब हमारे पास इतना कुछ मौजूद है तो हमने लाजमी पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही महारत हासिल करनी है। हमें दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, फिर ही हम आगे जा सकेंगे। वरना दुनिया इस वक्त छठी नस्ल के लड़ाका हथियार के ऊपर रिसर्च वर्क कर रही है, हम चौथी नस्ल के लड़ाका हथियार को लेकर उसको बनाने के अंदर मसरूफ रहेंगे। ये तो बिल्कुल उसी तरह हो जाएगा कि दुनिया इस वक्त F-16 लड़ाका हथियारों को मैन्युफैक्चर कर रही है और हम MiG-17 को बनाने में लगे हुए हैं और MiG-17 कभी भी F-16 का मुकाबला नहीं कर सकता, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा अगर हम चौथी नस्ल के लड़ाका हथियारों के ऊपर ही अपना सारा फोकस रखेंगे तो हमारे में और भारत में कोई फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप भारत की तरफ एक नजर डालते हैं तो वो लोग भी अभी चौथी नस्ल के लड़ाका हथियारों के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर तेजस MK-1 शामिल है और तेजस MK-2 शामिल है। जिस वक्त दुनिया छठी नस्ल का लड़ाका हथियार उड़ा रही होगी, उस वक्त भारत के चौथी नस्ल के लड़ाका हथियार मंजरे आम पर आ रहे होंगे। तो हमने भारत बनना है या पाकिस्तान बनना है, ये फैसला हमने खुद करना है। उसके अलावा काफी सारे फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना माइंड है, आप इस वीडियो किस तरह लेते हैं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे पास तो जितना नॉलेज था उसको सामने रखकर मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश की है। आगे आप इस वीडियो से कितना सेटिस्फाइड होते हैं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं या नहीं, या उसके अलावा आपकी क्या सोच है। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।